सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान स्वर कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित ज्ञान स्वर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स का। पिछले क्लास में विज्ञान से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट में पीछे हम पढ़े थे, जिसमें हमने केवल विज्ञान के बारे में बताया था। फिर उसी पार्ट्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। जहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के चरण क्या है, विज्ञान के बारे में हम सोचते कैसे हैं, विज्ञान से संबंधित क्रिया को हम करते कैसे हैं, है ना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जो भी नए व्यूअर हैं या जो भी देख रहे हैं, आप पूरे वीडियोज को देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोज मिलते रहे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद इसके आगे वाले पद को। इसमें जैसा कि आपको बताया गया था कि विज्ञान क्या है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विज्ञान क्या है, तो मनुष्य के सोच को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अपनाई गई चरणबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। ऐसे आप सोचें तो बहुत तरह से हम विज्ञान की परिभाषा को दे सकते हैं। अगर इसीलिए विज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमें एक ऐसा लॉजिक देता है कि हमें ऐसा लॉजिकल इंप्रूवमेंट देता है हमारे माइंड को, जिसके माध्यम से आप किसी भी टर्म्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली उसको बता सकते हैं, उससे संबंधित कार्यों को आप कर सकते हैं, है ना। तो इस लॉजिकल इंप्रूवमेंट देने के कारण साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पढ़ना भी इसीलिए इसको अनिवार्य होता है, इसलिए पढ़ना भी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो पीछे हमने बताया था कि किसी भी विज्ञान से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें विज्ञान में के चरण में हम लोग पढ़े थे कैसे, जैसे हमने अभी बताया कि विज्ञान क्या है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी सामग्री के बारे में जान पाते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, या हमारे द्वारा जानने की क्रिया संपन्न होती है। वह चरणबद्ध प्रक्रिया में एक चरण होते हैं। तो इसके विज्ञान के अब चरण कितने होंगे जिसके माध्यम से चरणबद्ध प्रक्रिया संपन्न होती है, या जानने की क्रिया संपन्न होती है, या किसी भी सामग्री के बारे में हम जान पाते हैं। तो वह चरणबद्ध प्रक्रिया में 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, टर्म्स आते हैं। कौन कौन? पहला होता है अवलोकन या प्रेक्षण, दूसरा होता है परिकल्पना, तीसरा होता है प्रयोग, और चौथा में हम लोग निष्कर्ष देते हैं। ये ऐसे हम लोग जाने थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम जानने की प्रक्रिया करते हैं, जब मनुष्य का उद्भव हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, तो मनुष्य सबसे पहले किसको जानने का प्रयास किया, किस सिस्टम में जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मनुष्य अपने आसपास के बारे में जानने का प्रयास किया। तो अपने आसपास जब देखा तो यह सब चीज पहले से वहां पर मौजूद थी, जिसका उन्होंने अवलोकन किया, यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति। नेचर का एक और अर्थ होता है स्वभाव। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो किसी के नियंत्रण में नहीं होती है। हमारा खुद का दिमाग हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ क्रियाओं के मामले में हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, है ना। यह सिस्टमेटिक ढंग से अनवरत रूप से चलते रहता है ना। जैसे अब जिसका दिमाग जैसे रन करता है, उसके हिसाब से कोई भी परिकल्पना वह देखते हैं हम, या हमारे द्वारा की जाती है, या देखी जाती है, या सुनी जाती है, तो उसके संबंध में हमारे दिमाग में निगेटिव पॉजिटिव जैसा हम सोचते चाहते हैं, वैसे ही आपको अवधारणा हमारे माइंड में सेट हो जाती है ना। एक बीमार जो मनुष्य होता है, एक दिमागी मानसिक बीमारी का जो शिकार होता है, या अगर दिमाग में कुछ बहुत सारे खराब बातें हैं, या वह दिमाग में पहले से ही किसी के बारे में गलत धारणा बना करके बैठा हुआ है, तो उससे संबंधित कोई भी बात होंगी, तो चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो, लेकिन उसके प्रति चूंकि उसके मन में एक गलत विचारधारा बनी हुई है, तो वही गलत विचारधारा से संबंधित ही बातें उसके दिमाग में आएंगी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी सही क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, आपके दिमाग में किसी के प्रति पॉजिटिव टर्म्स बढ़े हुए हैं, फैक्ट बढ़े हुए हैं, तो चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं करे, लेकिन आपको उसके प्रति जो होगा वह एक पॉजिटिव थिंकिंग ही आएगा, है ना। जैसे हम कहें कि एक बच्चे के प्रति, एक बच्चा कुछ भी गलत करता है, लेकिन जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के प्रति एक पॉजिटिव इफेक्ट रखती है अपने माइंड में, तो अपने मैंने बच्चे के प्रति गलत नहीं सोचती है ना, वह सामने वाले पे ही उसका करती है कि हाँ मेरा बच्चा गलत नहीं होगा।
ठीक वैसे यानी कि नेचर का मतलब स्वभाव, यानी कि स्वतः होने वाली प्रक्रिया या घटना या परिघटना। तो हमारे मनुष्य के आसपास, मनुष्य के चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में वैसी परिघटना, वैसा सिस्टम जो स्वव्यवस्थित है, अपने आप पहले से व्यवस्थित था, उसमें मनुष्य का कोई नहीं हस्तक्षेप नहीं था, उसमें मनुष्य का कोई। अब जैसे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं, इससे मनुष्य का क्या हस्तक्षेप हो सकता है, या मनुष्य की क्या क्रिया प्रतिक्रिया इसमें हो सकती है? तो वहां पे मनुष्य की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो वह क्या है? नेचर है। तो कुछ होने वाले हमारे चारों ओर, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, या हमारे चारों ओर जो हम अपने आसपास देखते हैं, उसमें होने वाली वैसी घटनाएं, वैसे क्रियाकलाप जिससे मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? प्रकृति कहलाता है। और यह सारी घटनाएं, परिघटनाएं जो भी सिस्टम में कार्य होते हैं, संपन्न होते हैं, किए जाते हैं, है ना, यह सभी एक निश्चित डिफिनिट सिस्टम के अनुसार, एक रूल के अनुसार, एक नियम के अनुसार संपादित होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अब जैसे मान लेते हैं कि किसी भी वृक्ष को, पौधे को, जब हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे वो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसको जैसे सिस्टम में डेवलप करके पौधा बनाया गया है, तो वहां पे हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो उसको हम बीज को डालेंगे और बीज से सीधे पौधा हुआ तैयार हो जाएगा। नहीं, पहले उसका अंकुरण होगा, फिर वह एक छोटा पौधा बनेगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, ऐसे, यानी कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। हम उसमें उस नियम को हम तोड़ नहीं सकते, है ना। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है, उसमें दिन और रात होते हैं, तो इस सारे सिस्टम में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। बारिश होती है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, ठंडा हो रहा है तो उसको हम गर्मी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, गर्मी हो रहा है तो उसको, हाँ, सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप गर्मी हो रहा है तो सिर्फ आप खुद को ठंडा कर सकते हैं, या ठंडा हो रहा है तो आप खुद को एक सिस्टम में दो चार को हम कर सकते हैं। पूरे चारों ओर अपने परिवेश को आप नहीं गर्म या ठंडा कर सकते, उस परिवेश के गर्मी या ठंडी को नहीं बदल सकते हैं, है ना। वह जो किया जाएगा वह आपके इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है, वह आपके व्यवस्था के द्वारा किया जाता है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं, क्रियाकलाप जो भी संपन्न होती है, जो भी प्रक्रिया हमारे आसपास होती है, वह एक निश्चित नियम के अनुसार संपन्न होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक नियम कहते हैं। अब यहाँ पे हमको यह जानना है कि यह जो नियम, प्रकृति को जाने, प्राकृतिक नियम को जाने, तो प्रकृति क्या हुआ? हमारे चारों ओर की व्यवस्था, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वह स्वव्यवस्थित व्यवस्था है। तो हम कैसे प्रकृति को क्या बताएंगे? तो हमारे आसपास के पूरे ब्रह्मांड में जो भी स्वव्यवस्थित व्यवस्था है, जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वह क्या है? प्रकृति है। और वह प्रकृति की व्यवस्था एक निश्चित नियम के अनुसार कार्य करती है, उस व्यवस्था, उस नियम को हम प्राकृतिक नियम कहते हैं। अब इन सारी व्यवस्था को देखने के पश्चात उसके बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू किया मनुष्य। तब सबसे पहले प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास किया, प्रकृति की जानकारी एकत्र करनी शुरू की। इसलिए जानकारी एकत्र करना शुरू हुआ, प्रकृति का जानने की जिज्ञासा प्रकृति की, तो उस विज्ञान के चरण को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का अवलोकन या अध्ययन करता है, उसके बारे में जानता है, जानना चाहता है, तो उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। यानी प्राकृतिक विज्ञान कहने का मतलब क्या हो गया? कि जिसमें मनुष्य प्रकृति का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि इसमें प्रकृति के बारे में जानने का मतलब है। जब प्रकृति को उसने जाना, देखा, अवलोकन किया, प्रेक्षण किया, तो वह निष्कर्ष पर पहुंचा। जानने के पश्चात उसने क्या पाया? जब प्रकृति का अध्ययन किया तभी पाया, तो पाया कि पूरे प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ हैं। कोई भी सामग्री थी, उस सामग्री का उसने नाम दे दिया, क्या? पदार्थ, है ना। तो वहां पे नाम जो दिया गया कि यह पदार्थ जो है, तो वह वहां पे देखा कि यह दो प्रकार के पदार्थ है। एक में क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, सारा कुछ संपन्न हो रहा है, सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो उसका नाम दिया, जिसमें स्वतः सारी क्रियाएं हो रही थी,
लंबाई चौड़ाई सब में वृद्धि हो रहा था, है ना, इसमें सब कुछ संपन्न हो रहा था सारा क्रिया, उसका नाम दिया किस पदार्थ को कहेंगे, सजीव। और जो कल देखा जैसे उसने वह कुछ दिन के बाद भी देखा तो ज्यों का त्यों था वैसे ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पदार्थ का उसने नाम दिया निर्जीव। तो एक तरफ अब सजीव का अध्ययन शुरू किया और एक तरफ निर्जीव का अध्ययन शुरू किया। तो मनुष्य ने इन दोनों का भी नाम दिया क्या, तो जिसमें उसने सजीव का अध्ययन शुरू किया उसका नाम दिया किसको कहेंगे, जीवीय विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। यानी क्या बताएंगे, प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, सजीवों का अध्ययन होता है, वह जीवीय विज्ञान कहलाता है। और एक का नाम दिया क्या, भौतिक विज्ञान, यानी कि जिसमें निर्जीव पदार्थ का अध्ययन होता है उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, यानी कि इसमें किसका अध्ययन शुरू किया उसने, निर्जीव का। अब देखिए जीवीय विज्ञान में क्या होगा, जैसे अब जब उसने सजीव का अध्ययन करना शुरू किया तो उसमें पाया कि सजीव में भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन, तो एक ऐसा था जो सारा काम तो करता था लेकिन एक ही जगह पे सारा काम करता था, लंबाई चौड़ाई सब में उसके आकार में उसके स्थिति सब में आकार में उसके स्थिति में परिवर्तन होता था, लेकिन उसका स्थान बदलता नहीं था, स्थान में परिवर्तन नहीं होता था, है ना। तब उसका नाम दिया उसने कि यह जो होगा यह हो गया पेड़ पौधा जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका नाम दिया किसको कहेंगे, क्या, वनस्पति विज्ञान, यानी किसको क्या बताएंगे, तो जीवीय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य किसका अध्ययन करता है, पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, उसका नाम दिया गया वनस्पति विज्ञान। और एक तो ऐसा था कि सारे परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता था, तो उसका नाम दिया उसने क्या, जंतु विज्ञान। क्या नाम दिया, जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी। यानी कि इसके अंतर्गत उसने क्या किया, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करना शुरू किया और इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करना शुरू किया, है ना। अब भौतिक विज्ञान यानी कि निर्जीव का जब अध्ययन किया तो उसने पाया, तो यहां निर्जीव का अध्ययन करना शुरू किया तो इसमें क्या पाया कि दो प्रकार से क्या, तो सबसे पहली बात कि कोई भी निर्जीव में कुछ क्रिया होती है वह ऊर्जा के कारण होती है, यानी कि जिसके निर्जीव के द्वारा वह स्थान में परिवर्तन नहीं होता था, स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, फिर भी वह कुछ कार्य करता था। तो कार्य जिसके कारण करता था वह उसकी ऊर्जा थी, उसका नाम क्या दिया गया, ऊर्जा दिया गया, जिसके द्वारा उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता था। यानी कि निर्जीव पदार्थों की ऊर्जा एवं, है ना, पारस्परिक क्रिया का अध्ययन जिसमें होता था उसका नाम दिया गया, इसको कहा जाएगा क्या, भौतिकी। क्या कहा जाएगा, भौतिकी, यानी कि फिजिक्स, है ना। अब देखिए आप, यानी कि बेसिकली मान करके चलिए कि प्रकृति के मूल भाव को कौन बताता है, भौतिकी बताता है। यानी कि भौतिकी क्या है, तो जिसमें प्रकृति का अध्ययन होता है, किसी भी पदार्थ के पिंड के, वह निर्जीव हो चाहे सजीव, उसके प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम फिजिक्स कहते हैं, है ना। यानी कि ऊर्जा एवं पारस्परिक क्रिया का अध्ययन होता है। और एक पार्ट हो गया जिसमें उसकी बनावट, उसके गुण का अध्ययन किया जाता है, उसका नाम दिया गया रसायन शास्त्र। क्या नाम दिया गया, रसायन शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, गुण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें
अब यहाँ से हम लोग अलग अलग इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। हम भौतिकी के, रसायन शास्त्र के, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के अलग अलग यहाँ पे विषय वस्तु हम लोग शुरू करेंगे, है ना। यहाँ तक हमारा क्रियाकलाप हो गया। आप बता सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा या विज्ञान के अंतर्गत वैसा भाग जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में, मनुष्य प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास किया, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य सजीव के बारे में अध्ययन करता है। जीवीय विज्ञान कहलाता है जिसमें निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है जीवीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें मनुष्य किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है जिसमें जीव जंतु का अध्ययन होता है, वह क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है जिसमें निर्जीव पदार्थों की ऊर्जा एवं पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी कहलाता है गुण एवं संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इसके पश्चात अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, भौतिकी को शुरू करेंगे, है ना। भौतिकी और रसायन शास्त्र में जो पहला चैप्टर है आपका 11th के लिए वह कॉमन है, यानी कि दोनों में मात्रक पढ़ना है, मात्रक के बारे में जानना है, यूनिट के बारे में जानना है। तो पहले उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को बांट करेंगे, मतलब कि इस सब्जेक्ट को बांट करके हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कॉमन चैप्टर को पहले करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से और भी आगे सारे विषय वस्तुओं को समझने के लिए, जानने के लिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, जिससे कि लगातार आपको वीडियो मिल सके। कुछ मौसम खराब होने के कारण, है ना, लगातार वीडियो नहीं डाले गए हैं, तो इसके लिए खेद है, लेकिन पुनः आप लोगों से कंटिन्यू प्रयास करेंगे कि आप तक वीडियो हम डालें जिससे आप इसका लाभ ले सकें, है ना। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में हम भौतिकी के साथ मिलेंगे।